हाँ, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज का हमारा क्लास का मकसद 2025 यूपीएससी मेंस उर्दू ऑप्शनल पेपर का डिस्कशन है। ठीक है, तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पहले हमारे पास कोचिंग ले चुके, बैच 1 2 बैच 7 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबका वेलकम। और साथ में जो कोई फ्रेशर्स है जो पहली बार हमारी क्लास अटेंड कर रहे या अदरवाइज रिकॉर्डिंग में पहली बार देखेंगे, आप सबका वेलकम है। तो उर्दू ऑप्शनल पेपर 2025 अब डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीन शेयर करूंगा मैं। तो स्क्रीन शेयर करने से पहले सिलेबस समझा देता हूं मैं। ठीक है, अगर से आप फ्रेश स्टूडेंट थे, आपको सिलेबस वगैरह नहीं पता, तो पहले सिलेबस समझाता हूं। देखो, सबसे पहले आज हम पेपर 2 डिस्कस कर रहे, पेपर 2। तो आप लोगों को पता है हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। ईच पेपर कैरीज 250 मार्क्स। तो 250 इंटू 2 500 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो उर्दू में भी पेपर 1 है, पेपर 2 है, और हर पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। हियर आल्सो ए एंड बी। फिर इस हिसाब से हमें सिलेबस भी कवर करना होता है और क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट भी करना होता है इस हिसाब से ही, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए सेक्शन बी को दिमाग में रखते हुए। तो उर्दू ऑप्शनल का आज हम पेपर 2 सेक्शन ए पहले डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। पेपर 2 सेक्शन ए। देखो, तो पेपर 2 हिस्सा ए क्या है? सिलेबस में आपको 6 किताबें दी गई है। ठीक है, वो 6 किताबें आपको पढ़ना है। एक है दास्तान। कौन सी दास्तान है सिलेबस में? बागो बहार। किसकी लिखी हुई है? मीर अमन दहलवी। दूसरी चीज, दास्तान के बाद हमारे सिलेबस में क्या है? नावल है। क्या, कौन सा नावल है और किसका लिखा हुआ है? हाँ, प्रेमचंद का। ठीक है, ये भी मालूम। तीसरा, नावल के बाद हमारे पास है मुख्तसर अफसाना। कौन सा मुख्तसर अफसाना है? अपने दुख मुझे दे दो, राजेंद्र सिंह बेदी। हाँ, अपने दुख मुझे दे दो। ठीक है, बेदी का अपने दुख मुझे दे दो, बेदी का। इसके बाद खुतूत है। 2 किस्म के खुतूत है सिलेबस में। एक गालिब के खुतूत है, एक मौलाना आजाद के खुतूत है। मौलाना आजाद के खुतूत का मजमूआ क्या है? रंगे ख्याल। अच्छा, अरे गुब्बारे खातिर, गुब्बारे खातिर, गुब्बारे खातिर, सही बोले। और गालिब के खुतूत का मजमुआ? खुतूत गालिब। खुतूत गालिब, खुतूत गालिब। ये 5 टॉपिक हो गए। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब एक 6वां टॉपिक है हमारे पास, इंशाइयों का मजमुआ। इंशाइयों का मजमुआ क्या है वो सिलेबस में? इंशाइयों का मजमुआ नैरंगे ख्याल, मोहम्मद हुसैन आजाद। हाँ, नैरंगे ख्याल, मोहम्मद हुसैन आजाद। ठीक है, यह सिलेबस है। तो एग्जाम से पहले पेपर 2 के लिए जो तैयारी करनी है, ये 6 की 6 किताबें हमें पढ़ना तो है, पढ़ना तो है। दास्तान बागो बहार भी पढ़ना है, गौदान भी पढ़ना है, अपने दुख मुझे दे दो, खुतूत गालिब, गुब्बारे खातिर एंड नैरंगे ख्याल, ये सब पढ़ना है। हाँ, कोचिंग क्लास में एक्सपीरियंस टीचर आपको बता सकता है कि भाई बागो बहार में इंपॉर्टेंट कहानी कहां पर है, वो बोलेगा आपको।
आजाद बख्श का हिस्सा पढ़ लो, पहले दरवेश का, दूसरे दरवेश का, कम से कम ये 3 हिस्से कवर कर लो, 95% चांसेस है यहीं से आते, एक्सपीरियंस टीचर बता देता तो वर्कलोड कम हो जाता। दूसरा ये भी बता देते कि भाई कौन सा पैराग्राफ आ सकता, वो भी एक्सपीरियंस टीचर्स आमतौर पे बता देते। देखो भाई इससे पहले यूपीएससी ने यहां तक पूछा था, अब इससे 1 पेज आगे 2 पेज पीछे तक आप पढ़ लो, कहीं से भी आ सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क्लासेस में अभी खासतौर पर बैच 6 और बैच 7 जो 2 साल से चल रही है, 7th बैच अभी जो चल रही है, उसमें तो जब ये सेक्शन हम स्टार्ट करें तो जहां पर स्क्रीन पर पीडीएफ रखकर आपको बताया गया कि यहां पर से यूपीएससी पूछ सकता या ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, वहीं से पूरे इक्तबास आए। तुम गौर करो, बागो बहार जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे 7th बैच में 2 महीने पहले की बात, एग्जैक्टली वो पैराग्राफ जब आया, पहला दरवेश उसके बहन के घर को जाता है और वो बहन उसको गले लगाती है, कहती है ना तेरे आने से मेरा कलीजा ठंडा हुआ। तो मैं रिकॉर्डिंग पे वहां पर बोल रहा, देखो अरे इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कलीजा ठंडा हो गया, फ्रिज में रखे जैसा ठंडा हो गया, ऐसा नहीं है, ये एक जरबुल मिसाल है, हाँ मुहावरा है, ये सब मीर अमन का जो है असलूब का है बोलकर बात बताया था मैं। एग्जैक्टली वहां से ही उठाकर लेकर आया उन्हें ये बार बागो बहार का पैराग्राफ। याद है किसी को? तेरे आने से मेरा कलीजा ठंडा हुआ वगैरह वगैरह, ये डायलॉग। हाँ जी सर याद तो है। वहां से पूछ लिया उन्हें, तो ये तो अपना काम आसान हो गया। दूसरा गोदान में ज्यादातर हमारा फोकस है सो देहात की जिंदगी पे होता है, पूरी या फिर गोबर या फिर राय साहब या फिर भोला या फिर झुनिया और या फिर पंडित माता दीन दाता दीन, इनके किरदारों के आसपास हम ज्यादातर पढ़ते हैं। तो 95% यहाँ पर भी चांस होता है कि देहात के इलाकों के या उनके किरदारों से रिलेटेड पूछ लेता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जो 5% प्रोबेबिलिटी थी कि इनके बारे में नहीं पूछेगा, अब ऐसा ही हुआ। तो अब गोदान का पैराग्राफ पहचानने के लिए किस कैरेक्टर को पहचानना पड़ा हमें? गोबर हुरी। नहीं, अभी 2025 में उसका पैराग्राफ पहचानने के लिए कोई पेपर देख चुका क्या पहले से? हाँ, तो यहां पर मैं बताऊंगा कि गोबर हुरी याद रखकर भी तुम इस बार का 2025 का पैराग्राफ पहचानना मुश्किल था। फिर इसके बाद मुख्तसर अफसाना, अपने दुख मुझे दे दो। अपने दुख मुझे दे दो में मजीद 9 अफसाने हैं। 9 में इंपॉर्टेंट क्या है वो भी बता भाई। अपने दुख मुझे दे दो पढ़ो, लाजवंती पढ़ो, फिर उसके बाद दिवाला और जोगिया वगैरह ये सब पढ़े। लेकिन इस बार क्या यूपीएससी ने अपने दुख मुझे दे दो से पूछा या नहीं? इख्तिबास नहीं पूछा, ठीक है। इसके बाद फुतूत गालिब पिछले साल 2 आ गए थे 2024 में, इस बार देखो पूछा या नहीं। फिर इसके बाद गुब्बार खातिर, पिछले साल 3 आ गए थे, इस साल कितने आए गुब्बार खातिर से? 2 आए। 2 आए, इस बार 2 आए, ठीक है। फिर इसके बाद है तो नेरंगे ख्याल मोहम्मद हुसैन आजाद की, इस बार फिर से आया। उम्मीद, गुलशन उम्मीद की बहार से आया। तो इस तरीके से ये सारी किताबें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कहां पर है क्या नहीं, आपको एक्सपीरियंस टीचर के साथ सीख लेना है, बहुत आसान हो जाता काम, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं, क्या पूछा क्या नहीं सब बता रहा हूं मैं आपको स्क्रीन पर। हाँ, पहले पेपर 2 हिस्सा ए डिस्कस कर रहे हैं हम। तो पेपर 2, ठीक है। और जो स्टूडेंट बहुत ही फ्रेश है, जिनको पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में नहीं मालूम रहता, वहां पर ये नोट पढ़ लेना आप। स्टूडेंट को 8 सवाल दिए जाते हैं 2 हिस्सों पर। हिस्सा ए होता है क्वेश्चन पेपर का, हिस्सा बी होता है। टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, इधर 4 क्वेश्चन होते हैं, इधर 4 क्वेश्चन होते हैं।
पहला क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन लाजमी है। तो हिस्सा ए में फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, हिस्सा बी में फिफ्थ क्वेश्चन रहता है, ये लाजमी है, ठीक है। बाकी और 3 सवाल आपको हर हिस्से से कम से कम एक, तो यहां से और एक लेना, यहां से मैक्सिमम 2 ले सकते हैं आप, ऐसा, या यहां से 2 ले लो, यहां से कम से कम एक। तो इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करना है, इंटू 50, 250 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये आपको मालूम रहना, वो समझा देता हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल क्या होता है? तो पेपर 2 का जो पहला सवाल होता है उसमें ए, बी, सी, डी, ई इस तरीके से होते हैं सवालात। A to E, all questions are compulsory and all question carries 10 marks, 10 marks, okay? So 10 into 5, 50 marks. अब इसमें करना क्या होता है हमें? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक इख्तिबास दिया जाता है, यानी एक पैराग्राफ दिया जाता है। जो ऊपर 6 किताबें पढ़े उनमें से किसी का भी पैराग्राफ हो सकता है, उसकी तशरीह करना है। तशरीह करते वक्त आपको सियाक व सबाक का हवाला देना होगा। यानी सियाक क्या होता है? हमारे किस किताब से ये पैराग्राफ लिया गया है, उस किताब की अदबी अहमियत क्या है, या ये जो कहानी का हिस्सा दिया गया है उसका बैकग्राउंड क्या चल रहा था, क्या नहीं कहानी में, वो आपको बताना है। सियाक व सबाक हो जाता। इसके बाद अदबी मुहासिन या फनी मुहासिन भी आपको बता देना है कि जो किताब थी बागो बहार, उसका जो राइटर था मीर अमन, उसके असलूब की जो खूबियां थी आपको बता देना है। प्रेमचंद के असलूब की बताना है, ठीक है। गुब्बार खातिर के असलूब की फनी मुहासिन बताना है, ठीक है। ये सब आपको करने आना चाहिए और आपको आंसर विद इन 150 वर्ड्स में करना है। तो एग्जाम में क्या होता है, जो हमारा आंसर शीट होता है उस पर भी ये क्वेश्चन प्रिंट होकर आता है, ठीक है, वहां पर प्रिंट होकर आता। फिर हमारे पास पेज 1 और पेज 2 रहता, विद इन पेज 1 एंड पेज 2 हमारे को लिखना है और तशरीह करना है। तो ये जब क्वेश्चन आते तशरीह वाले, तो सबसे पहले हमारा काम रहता है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई कहां से लिया गया है या कहां से दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर ए जैसे ही आप देखें, कोर्ट में है, ऐ बैरन तू मेरी आंखों की पुतली और माँ बाप की मोई मिट्टी की निशानी है, तेरे आने से मेरा कलीजा ठंडा हुआ। बस इतना देखते ही पहचान ले सकते कि भाई बहुत फेमस डायलॉग है, तेरे आने से मेरा कलीजा ठंडा हुआ। फिर आगे कहती है, मर्दों को खुदा ने कमाने के लिए बनाया है, घर में बैठे रहना इनको लाजिम नहीं, जो मर्द इकट्ठू होकर घर सीता है उसको दुनिया के लोग ताना मुना देते हैं। तो मशहूर है। तो आप सियाक व सबाक में पहचान लिए। तो दिया गया इख्तिबास कहां से है? बागो बाहर से। हाँ, बागो बहार में किस हिस्से से लिया गया है, किस कहानी से लिया गया है? पहले दरवेश। हाँ, सैर पहले दरवेश की। तो देखो, जब इसकी तशरीह करते तो तशरीह में पहला काम अपना रहता, यहां से लिखते अपन, यहां पर तशरीह बोल के सब हेडिंग डालना। तो तशरीह से पहले आपको सियाक व सबाक डालना है, तो आप पहले सियाक व सबाक बोल के डाल दो, पहली से हेडिंग सियाक व सबाक डाल दिए। तो पहले आपको 3-4 लाइन बागो बहार के बारे में लिखना होता, जो मैं हमारे स्टूडेंट्स को तो सिखा दिया। क्या लिखते हैं हम? पहले बागो बहार के बारे में 3 लाइन। क्या है वो 3 लाइन? बागो बहार मीर अमन की तस्वीर करदा दास्तान है जो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में जान गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर इसको काम फहम और उर्दू जुबान में सादा आसान तर्जुमा किया और इस किताब में जदीद उर्दू नसर की बुनियाद डाली। बस ये अपना रेडीमेड। हाँ, तो पहली चीज तो ये अपना पूरा याद है अपने को। हाँ, फिर अब सबाक बोलो। सबाक दिया गया इक़्तिबास इससे पहले दरवेश से लिया गया है, जहां पर इस किस्से की हीरोइन दमिश्क की शहजादी जी अपनी बेवफाई का इंतकाम जी। हाँ, तो सबाक में यहाँ पर क्योंकि अभी दमिश्क की शहजादी इंट्रोड्यूस नहीं हुई यहाँ कहानी में, तो सबाक में क्या मेंशन करना है? दिया गया इक़्तिबास कहानी के उस हिस्से से लिया गया है जहां पहला दरवेश अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद अपनी दौलत से
हाथ धो बैठता है और कंगाल होकर अपनी बहन के घर आता है, बहन उसको पंदो नसीहत करती है। समझ गए? जी सर। हाँ बस, तो सियाक व सबाक आपका कंप्लीट। अब उसके बाद 2-4 पैराग्राफ तशरीह के लगा दो, अब तशरीह शुरू कर दो। तशरीह में यहां पर जो दिया गया है उसी को आपको तशरीह करना है। वो तशरीह कर लिए, फिर इसके बाद क्या करना रहता है आपको, अदबी मुहासिन लिखना है। तो तीसरी हेडिंग आती है आपकी अदबी मुहासिन। अदबी मुहासिन भी मीर अमन की असलूब में जो चीजें आपको मालूम है, इनकी नसर में सादा जबान, आम फहम जबान, उसके अलावा जो है रोजमर्रा के मुहावरे, यहाँ जैसा यहाँ कलीजा ठंडा होना, जो मर्द निकट्टू होकर घर सीता है उसको लोग ताना मुना देते हैं, ये जरबुल मिसल मुहावरे वगैरह का इस्तेमाल, आसान तशबिया और इस्तिआरा जैसे बाग बाग हो जाना, तकरार, सनत तकरार वगैरह, वो सब आप मेंशन करेंगे। अदबी मुहासिन के बाद एक क्रिटिक का इस्तेमाल करो बोला था मैं आपको कंक्लूजन से पहले। तो बागो बहार में कौन सा क्रिटिक दिया मैं तुमको? सर काफी सारे थे। Conclusion. कलीमुद्दीन अहमद भी हैं जो बागो बहार के बारे में कहते हैं कि बागो बहार में सादगी हाँ। और पुरकारी बैक वक्त जमा है। और वकार हाँ, very आजम good. भी हैं हाँ। जी। प्रोफेसर हमीद हाँ। अहमद खान है और डॉक्टर मुमताज भी हैं। हाँ, और अपने पास इबादत बरेलवी भी है, ठीक है? जी वो भी। इबादत बरेलवी, हाँ इबादत बरेलवी खिराज तहसीन असलूब को देखकर बयान करते हैं ना, वो सब आप किसी भी एक क्रिटिक को इस्तेमाल करते हुए कंक्लूड कर देना। कलीमुद्दीन अहमद को इस्तेमाल करें, कंक्लूड कर दिए, तब जाकर हमारा स्ट्रक्चर आंसर का वेरी परफेक्ट आंसर आता। कैसा? पहला पैराग्राफ हमने सियाक व सबाक हेडिंग से लिखा, सियाक व सबाक। दूसरा तशरीह वाले से कर दिया। तीसरा अदबी व फनी मुहासिन से कर दिया। चौथा हमने क्रिटिक लिख दिया। सीधा यहाँ देखते सुनी 7.5 मार्क्स दे सकता मैक्सिमम अपने, 7.5। क्यों? देखो भाई, सियाक व सबाक के 2 मार्क्स तो पक्के हैं अपने, अदबी फानी मुहासिन का 1 मार्क्स पक्का है, इधर क्रिटिक को दे रहे आधा मार्क्स पक्का है। तशरीह ऊपर नीचे कैसा भी हल्की फुल्की कर दिए तो 3 मार्क्स तो मिलते, अच्छा एनालाइज करके कर दिए 3.5 से 4 मिल जाते। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर वी कैन 7.5 भी हम स्कोर कर सकते हैं, 7.5, ठीक है? तो ये एक स्टाइल आपको समझ में आ गया, पहचान लिए। दूसरा सवाल था बी वाला, हिंदुस्तान के उपनिषदों ने जात मुताल्लुक को जात मुतसफ में उतारते हुए जिन तंज़िलात का नक्शा खींचा है, मुसलमान सूफियों ने इसकी ताबीर अहदियत और वहदियत के मरातिब में देखी। अब रियल टाइम में ऐसे पैराग्राफ देखते ही पसीने छूट जाते, अरे बाप रे ये क्या आ गया रे बोले, अहदियत वहदियत वगैरह वगैरह, ठीक है? फिर कैसा पहचानना, क्या करना, पसीने छूट जाते। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। एग्जाम में क्या करते हम लोग, क्वेश्चन पेपर आते साथ में, जो पहले 5 मिनट लिखते हैं आंसर राइटिंग से पहले, हम क्या करते यहाँ पर लिख लेते ऐसा शॉर्ट में, अच्छा ये बा वो बाहर ऐसा लिख दिए यहाँ पर, और इसको नहीं पहचाने तो अभी ओके डाउट में बोलना। फिर दूसरा तीसरा जहां पर भी पहचान लेते पहले हम क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिख लेते। इसको पहचानने के लिए भी आपको एक रास्ता था। रास्ता क्या था? हिंदुस्तान के उपनिषदों ने जात मुताल्लुक को जात मुतसन्निफ में उतारते हुए जो भी कहा, अहदियत वहदियत, अहदियत का मर्तबा बता रहे यहाँ पर, फिर उसके बाद आखिर में आ रहे कि एक बड़े ही गहरे तफक्कुर की खबर देता है। हाँ अभी आ रही है आवाज? हेलो सर अब आ रही है जी सर। हाँ, तो यहाँ पर देखो, जैसे ही ये लफ्ज पे आ जाते आप, एक बड़े ही गहरे तफक्कुर की खबर देता है, तो यहाँ पर आप सोच सकते, अरे ये दिया गया पैराग्राफ उपनिषदों की बात कर रहा, तफक्कुर की बात कर रहा, कहाँ से हो सकता? सोच सकते आप ऐसा मवाद किस किताब में है जहां पर मजहब के ऊपर बात चल रही थी, कुछ फलसफियाना बात चल रही थी, फिक्र की बात चल रही थी, कहां पर है? गुब्बारे खातिर में। बस गुब्बारे खातिर। तो आपको याद आता कि भाई गुब्बारे खातिर में ऐसे मवाद मौजूद है जहां पर है सो फलसफा, मजहब से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कशन किया गया। अब अपनी क्लास में जब बैच 7th को पढ़ा रहा था मैं, अभी रिसेंट एक 15 दिन पहले की बात, इंपॉर्टेंट पेजेस ऑफ गुब्बारे खातिर ये निकाल के दिया मैं,
इस बैच में तो मैंने क्या किया, गुब्बार खातिर के तकरीबन 20-22 पेज नंबर दिया हमें कि ये पेज नंबर पे जो मवाद है आप पढ़ के जाओ, यहीं से क्वेश्चन आते बोलकर। उसमें से एक पेज था जहां पर 132 वगैरह कुछ था, जहां पर खत शुरू हो रहा है, जहां पर फलसफा वहदतुल वजूद के ऊपर से टॉपिक शुरू हो रहा, याद है तुम लोगों को? वहदतुल वजूद वाला जो हाँ लेटर शुरू हो रहा, हाँ, वहां से ही ये पैराग्राफ आया। उसके 2-3 पेजेस आगे की स्टोरी है ये। तो अब तुम लोगों को जब टीचर यहाँ पर निकाल के दे दी कि भाई ये इंपॉर्टेंट खत है, यहाँ से पूछा जा सकता है, तो बस पूछ लिया आपने। तो सियाक व सबाक में आप क्या करते? पहले सियाक व सबाक ऐसा लिखते, हाँ, तो पहले बाबू क्या है ये, गुब्बार खातिर। तो गुब्बार खातिर के बारे में क्या 4 लाइनें अपने? गुब्बारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद के उन खुतूत का मजमुआ है जो उन्होंने 1942 से 1945 किला अहमदनगर की कैद के दौरान लिखे थे, अपने दोस्त हबीबुर रहमान शेरवानी के, जो बाद में गुब्बारे खातिर के नाम से शाये हुए। और इसमें 24 खुतूत हैं जिनके मौज़ूआत और असलूब मुख्तलिफ हैं। और फिर बकौल प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, वो कहते हैं गुब्बारे खातिर का असलूब उर्दू में नामालूम मुद्दत तक जिंदा रहेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये हमारा सबाक रेडी हो गया, सियाक व सबाक। तो अब सबाक में इस खत में वो मौलाना जो है फलसफा वहदतुल वजूद के ऊपर तबसरा करते हुए हिंदुस्तान के उपनिषदों या हिंदू धर्म में ज़ात मुताल्लुक और ज़ात मुत्तसिफ के बारे में जो वहां पर है, उसको मुसलमानों के सूफिया कराम की जो सोच थी उससे क्या कर रहे, कंपैरिजन कर रहे। कंपैरिजन करते हुए वो किसी नतीजे पर पहुंच रहे और हमारे सामने बात रख रहे बोलकर ये हम बोल दे सकते। तो ये तशरीह हो जाती है। तशरीह के बाद अदबी मुहासिन लिखते अपन। अदबी मुहासिन में अक्सर खुतूत में आप देखते कि कहीं पर मवाद मजहब फलसफा से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी क्या है, फलसफियाना मवाद है, मजहब से जुड़ा हुआ है, और इसका जो असलूब है कहीं पर सादा है, कहीं पर जो है फलसफियाना मवाद भी है, वो सब अपन बयान करेंगे, अदबी मुहासिन हो जाता। फिर कंक्लूजन में क्रिटिक को इस्तेमाल करते। क्रिटिक को यहाँ पर वो वाला तो इस्तेमाल नहीं कर सकते जहां पर भाई अक्सर कहता था कि जब से देखी है अबुल कलाम की नसरें, वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज क्या है, इसका मवाद। इस दिए गए इख्तिबास में असलूब से ज्यादा यहाँ पर जो मौलाना की फिक्र झलक रही है, मौलाना का फलसफा या मौलाना की जो मालूमात है किसी भी चीज को लेकर, वो झलक रही। तो वैसा कंक्लूजन आना। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी को कर सकते हैं ना, वो उन्होंने असलूब के बारे में कहा है ना कि गुब्बारे खातिर का जो असलूब है उर्दू में नामालूम मुद्दत तक जिंदा रहेगा, तो वो तो कर सकते हैं ना। नहीं, ये मेनली असलूब से रिलेटेड वाला पैराग्राफ नहीं है। इसकी खूबी असलूब में छुपी नहीं हुई है, इसकी खूबी है मवाद में। यहाँ पर जो टॉपिक या जो फलसफा है उसकी अहमियत है। असलूब तो सादा है बोलते हैं इसको। असलूब ज्यादा अपने को कब इस्तेमाल करना, जब वो पैराग्राफ आता, कैद खाने में सूरज हर रोज चमकता है, चांदनी रात में वाला है ना, वहां पर असलूब की तारीफ करना है अपने को, ठीक है। यहाँ मवाद की तारीफ करना है, तो क्लाइमैक्स में ऐसा लिख देते अपन। इसके बाद सी वाला क्वेश्चन आओ। सी वाला क्वेश्चन जैसे ही आप देखते, इसमें शक नहीं कि उम्मीद धोखे बहुत देती है और उन बातों की तवक्को पैदा करती है जो इंसान को हासिल नहीं हो सकती। तो जैसे ही आप देख लिए कि भाई ये बागो बहार का नहीं है, ओके, अपने दुख मुझे दे दो का नहीं है, गुब्बारे खातिर का नहीं है, तो समझ जाते कि भाई ये निरंगे ख्याल से। निरंगे ख्याल में कहाँ हो सकता, कीवर्ड आया उम्मीद। तो क्या उम्मीद नाम से कोई, हाँ, गुलशन उम्मीद की बहार, बस, हाँ, गुलशन उम्मीद की बहार से लिया गया है, बस समझ गए। तो जैसे ये समझ गए तुम, पहले आप पैराग्राफ सियाक व सबाक वाला लिखते, आप उसमें पहले निरंगे ख्याल के बारे में अपने 4 लाइन लिखते अपन। क्या है निरंगे ख्याल, क्या है वो रेडीमेड? निरंगे ख्याल मोहम्मद हुसैन आजाद के इंशाइयों का मजमुआ है जो अंग्रेजी अदब से माखूज है, लेकिन मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी इंशाई निगारी से उसे तिबाजात बना दिया। निरंगे ख्याल उर्दू अदब में अपनी अदबी कदर व कीमत की वजह से मुमताज अहमियत की हामिल है। वेरी गुड, ये हो गया अपना सबाक।
اب سیاق و سباق. اب اس میں سباق میں اپنے کو یہ دیا گیا اقتباس اگر سے کسی کو کیا چھو گیا, کس انشائیے سے لیا گیا, تو وہ انشائیہ مینشن کرنا اور انشائیوں کا جو اہم موضوع تھا وہ مینشن کرنا. تو دیا گیا اقتباس گلشن امید کی بہار سے لیا گیا ہے, جہاں پر محمد حسین آزاد ہمیں امید سے متعلق جو ہے ایک تجربہ بیان کر رہے ہیں, یا امید سے ریلیٹڈ جو بھی یہاں پر موضوع تھا وہ بیان کر رہے بول کر دوسرا پیراگراف سیاق و سباق میں لکھ دیتے. اب اس کے بعد تشریح. اب تشریح یہاں پر جو مینشن ہے کہ امید کے بارے میں محمد حسین آزاد ہمیں کیا بتا رہے, امید عام طور پر دھوکے بہت دیتی ہے کہ انسان امید ہر چیز سے امید لگا بیٹھتا ہے تو امید پوری نہیں ہوتی, تو مطلب امید دھوکہ دے دی. لیکن آگے امید کی اہمیت انسانی زندگی میں بتاتے انہوں آگے کے پیراگراف میں, تو وہ تشریح کر دیے. تشریح کرنے کے بعد ادبی محاسن سب ہیڈنگ لکھنا. نیرنگ خیال کے محاسن میں آپ کو ایک تو ان کا اسلوب ملے گا, محمد حسین آزاد کا اسلوب, اور ان کے یہاں تمثیل نگاری ملے گی, ڈرامائی انداز ملے گا, واقعہ نگاری ملے گی, بہت کچھ ملے گا. پھر کرٹک کا استعمال. تو یہاں پر کرٹک کون سے نام دیا تھا میں؟ سر ایک تو ڈاکٹر عبادت بریلوی ہے اور عبادت بریلوی, اور رام عبادت بابو بریلوی نے یہی کہا ہے, محمد حسین آزاد کے مضامین کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ محمد حسین آزاد نے تمثیل انداز سے نیرنگ خیال تخلیق ادب کا اعلیٰ نمونہ بنا لیا ہے. بس ایک کرٹک کو لکھ دیے تو اپنی کہانی ختم ہوگی. کرٹک کو لکھ دینا, کہانی ختم. ایسا تو عبادت بریلوی بولتے کہ نیرنگ خیال کے انشائیے وہ جو ہے ادبی تخلیق وغیرہ وغیرہ کچھ بولتے, یا ان کو کوٹ کر دو, یا رام بابو سکسینہ کو کر دو, یا تنہا کو کر دو. وہ کہتے ہیں کہ محمد حسین آزاد کی نثر 1000 نظموں پر برتر, ایسا کچھ بولتے. یا تنہا نیرنگ خیال کی نثر 1000 نظموں پر فوقیت رکھتی ہے. ہاں بس لکھ دیے. کرٹک کو لکھنا آدھے سے 1 مارکس بڑھا دیتا اپنا. ٹھیک ہے, ہاں. تو یہ جو چیز ہے کرٹکس کی بات بتا رہا ہوں میں تمہارے کو. ابھی جو 2025 مینس میں اپنے پاس سے 5 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے الحمدللہ, 5. تو 5 کا میں واٹس ایپ گروپ بنا دیا تھا. اب پیپر 2 شروع ہو رہا تھا 2 بجے دوپہر میں. تو میں ان لوگوں کو 12:30 کے بعد میسج کرا, پھر سے یاد دلایا کہ بھائی بھی کرو, پیپر 2 میں تم لوگوں کو کرٹکس کا نام لکھ کر آنا ہے. ہر ٹاپک کے کرٹکس ان کو دے دیا میں, باغ و بہار میں, گودان میں, اپنے دکھ مجھے دے دو, ہر جگہ کا دے دیا. پھر سے وائس میسج کر کے یاد دلا دیا. تو اس میں سے بعد میں اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی تو انہوں بولے یہاں پر اس کے آنسر میں بھی سر میں یاہیا تنا کو کوٹ کر کے آیا ہوں. نیرنگ خیال کی جو اسلوب کی بات میں آنسر لکھا تھا یاہیا تنا کو کوٹ کر کے آیا ہوں, ایسا. تو جب بھی تم لوگ بھی کبھی بھی مینس لکھتے, تھوڑا بہت سر سے بات کر لینا, 5-10 منٹ کچھ امپورٹنٹ ڈسکشن نکل کے آتے. یہاں تک کیا فائدہ ہو گیا بولے تو, یہ پیپر 2 شروع ہونے میں جو 1 گھنٹہ تھا, میں ان لوگوں کو 4-5 وائس میسج کرا چھوٹے, اور جو کوشچن بولا نا وہ کوشچن بھی اتر گئے سیدھا. میں ان لوگوں کو بولا کہ بھائی غبار خاطر میں خطوط ہے یا انشائیے کا سوال آنے والا ہے, آپ کو خطوط میں کیا آرگومنٹ دینا ہے, انشائیے میں کیا آرگومنٹ دینا ہے, وہ وائس میسج میں بولا. وہی کوشچن اترا الحمدللہ سیدھا, ایسا. تو فائدہ ہو جاتا کبھی. چلیے یہاں تک ہو گیا. نیکسٹ, لوگ ہمیشہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے بڑے کاموں میں کام لائیں, لیکن نہیں جانتے کہ یہاں سب سے بڑا کام خود زندگی ہوئی, یعنی زندگی کو ہنسی خوشی کاٹ دینا. اب یہ بہت فیمس نصیحت ہے. کہاں سے لی گئی دیکھ کر پہچان لیا آپ, کہاں سے لی گئی یہ بات؟ سر نیرنگ کے خیال سے ہی لیا گیا ہے محمد حسین آزاد. اور باپ رے, اتنا بڑا بلنڈر, 0 مارکس. نہیں سر نہیں, ہاں یہ قید کی حالت میں لکھا ہوا. ہاں تو کون لکھے قید میں, کون تھے؟ مولانا آزاد. ہاں غبار خاطر سے لیا گیا ہے, مولانا آزاد لکھ رہے ہیں. مولانا محمد حسین آزاد. ہاں تو مولانا آزاد لکھ رہے. تو یہ یہاں پر ڈسکشن میں بھی بہت اچھی بات آئی. دیکھو
दो तरीके का अप्रोच आपको रियल टाइम में लगाना है। जब आप कंफ्यूज है कि भाई ये नेरंगे ख्याल या गुब्बारे खातिर है, कंफ्यूज है तो सियाफ सबाफ मत लिखो, छोड़ दो जगह। जगह छोड़ने के बाद तशरीह कर लो, अदबी मुहासिन लिख लो, कुछ भी करो। अगर से याद आ गया तो बाद में सियाफ सबाफ लिख कर आना, अदरवाइज सर, ये गलत सियाफ सबाफ मत लिखो। हाँ, गलत सियाफ सबाफ नहीं लिखना, 0 मार्क्स आते। तो जैसा ही तुम पहचान लिए कि भाई जिंदगी को बड़े बड़े कामों में लाने की आमतौर पर इंसान सोच रखता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है, खुद जिंदगी हुई। तो ये है मोहम्मद हुसैन मौलाना आजाद की बात है, गुब्बारे खातिर से ली गई है। ठीक है, यहाँ पर आप तशरीह कर लेंगे, फिर इसके बाद है सो अदबी मुहासिन और क्रिटिक का इस्तेमाल, आंसर खत्म। देन लास्ट, इन्होंने दुनिया को बाहर से देखा था और उसे मक्र फरेब ही से मुअम्मर समझे थे। जिधर देखते थे उधर ही बुराइयां नजर आती थी, मगर समाज में जब गहराई तक जाकर देखा तो इन्हें मालूम हुआ इन बुराइयों के नीचे एसार भी है, मोहब्बत भी है। इसमें शक्को शुबा की हालत में जब मालती का तारीकी से निकलता हुआ देवी का रूप इन्हें नजर आया, तब वो उसकी तरफ उजलत और बेसब्री के साथ दौड़ पड़े और चाहा कि इसे ऐसी हिकमत से छुपा कर रखें कि किसी दूसरे की आंख ना पड़े। तो कैसा पहचानना कहां से लिया गया है? गोदाम से। कैसा पहचान? सर नाम मालती। नाम दिया। मालती एग्जाम में नजर आता क्या? इतने बड़े पैराग्राफ में मालती नजर आता क्या? बहुत मुश्किल। नजर आ गया, क्या हुआ तो बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो हमारे जो 2025 मेंस के स्टूडेंट थे नजीर भाई इस बार आईएएस रैंक के लिए लिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको क्या हो गया, उन्होंने इसका बराबर सियाफ सबाफ लिखा कि दिया गया इख्तिबास गोदान से लिया गया है बोलकर। तब उनको मालती नजर भी नहीं आई, लेकिन उन्होंने कैच कर लिया। खैर, तो इस तरीके से कई चीजें होती है कि कैसा कैच करें क्या नहीं करें। तो उनको लगा कि भाई ये निरंगे ख्याल का भी नहीं है, गुब्बारे खातिर का भी नहीं है, तो बच गया गोदान। तो उन्होंने बराबर गोदान से लगाया, आंसर निकल गया। मुझे कैसा याद रहता कि गोदान में क्या होता, 95% कैरेक्टर का नाम किसी ना किसी लाइन में आ जाता। तुम इससे पहले 2022 का उठाकर देखो, भोला का नाम आ गया था तो पहचान लिया, अच्छा भोला कैरेक्टर है वहां। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था 2013 या 14 में या 15 में शायद, पूरा पैराग्राफ हो गया, उसमें एक भी कैरेक्टर का नाम नहीं आया, लेकिन एक वाकया नजर आया कि मेरी दोनों भावजों को ही देखो, क्या मेरे दोनों भाई काने कुबड़े हैं बोलकर एक पैराग्राफ पूछा था। याद है तुम लोगों को? तो वो दरअसल दुनिया के जबान से कहे हुए अल्फाज थे, वो दुनिया के भाई और भावजों का जिक्र था वहां पर। तो वो सारी चीजें आपको याद आ जाना। तो खैर, यहाँ पर अगर से मालती का नाम याद आ गया तो तुम्हें याद आता कि भाई गोदान में शहरी जिंदगी भी थी, शहरी जिंदगी के अहम किरदारों में मालती थी। मालती एक मगरबी तहजीब याफ्ता पढ़ी लिखी और जो थी खातून थी, और वो एनजीओ वगैरह से काम करती थी। आपको मालूम है फिर मिस्टर खन्ना का कैरेक्टर रहता है, एक फिलोसोफर रहता है, वो याद आया था, तो तशरीह वगैरह कर ले सकते। तो खैर, आपको क्या करना रहता, पांचों की पांचों तशरीह करना है, सियाफ व सबाफ के साथ, अदबी फनी मुहासिन के साथ, क्रिटिक का इस्तेमाल करते हुए करे तो बहुत फायदा हो जाता है इंशाल्लाह। ठीक है, अब सवाल जवाब पे आते हैं। तो सवाल जवाब पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 होता है, उसमें 3 सवाल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 3 सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 3 सवाल। सो मैक्सिमम वी कैन अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 3 4, कोई 2 ही अटेम्प्ट करना मैक्सिमम, वो भी। ठीक है, तो लेट्स सपोज, क्या हम क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं या 3 या 4, पहले चेक करेंगे। जब क्वेश्चन नंबर 2 पे नजर डालते, ए में क्या पूछा, बी में क्या पूछा, सी में क्या पूछा, देखना, और क्या हम इसका आंसर आसानी से कर सकते थे या नहीं, देख लेना।
تو اے میں پوچھا نہیں افسانہ لاجونتی کا فنی تجزیہ پیش کیجیے. فنی وہ ادبی تجزیہ. تو اب مجھے بتاؤ تقریباً سارے بیچز کو میں افسانہ لاجونتی کرایا نا؟ جی سر. ہاں. جی سر. اور لاجونتی پس اجڑ گئی. ہاں لاجونتی بس گئی پس اجڑ گئی. یہ تو اسلوب ہے, یہی تو فن ہے کہ ایک قاری کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا وہ جملہ. پھر لاجونتی کی نفسیات, ہاں سندر لال کی نفسیات کو بھی بتایا میں تمہارے کو, اور بیدی کا جو موضوع ہے تقسیم ہند کے حالات اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ پورا آنسر ہے تمہارے پاس, اور اس آنسر کے لیے تمہارے پاس کرٹک بھی تھے, کرٹکس کے نامہ بھی لکھایا میں. ریسنٹ بیاچ میں لکھایا تھا, دیکھو باقول باقر مہندی بیدی کے تمام افسانوں میں لاجونتی کی کہانی جو ہے سب سے جو تقسیم ہند کے بعد پیش آنے والے واقعات میں سب سے اہم ہے, ایسا کچھ بولے باقر مہندی کے اوپر. ٹھیک ہے, لاجونتی کا انٹرو ویسا کر سکتے تھے. پھر ادبی فنی ہو محاسن کا تجزیہ کرنے سے پہلے ایسا ایک ڈائیگرام ڈال کے آپ ڈائمینشن نکال سکتے ہیں, یہ بھی سکھایا ہے میں. ادبی وہ فنی وہ ادبی تجزیہ بول کر ایسا ڈالنا نکالنا, بیدی کا اسلوب, کردار نگاری, موضوع اور جو کچھ بھی آپ کو لکھنا ہے ایسا نکالنا. تو یہ کر لے سکتے اوورآل. سیکنڈ بی, خطوط غالب نے اردو خطوط نگاری میں جدت ترازی اور مکالمہ نویسی کو متعارف کروا کر نئی روایت کو جنم دیا. یہ سٹیٹمنٹ ہے, ہمیں بھی پتا ہے. غالب کی خطوط نگاری کے اس نئے پہلو کی مثالیں دے کر ادیبوں کے ادبی کارناموں میں ملتی ہیں. حقائق پر روشنی ڈالیے. تو ہاں بھائی, خطوط غالب میں جدت ترازی سے کام لیا گیا, مکالمہ نویسی سے کام لیا گیا, آپ کو پتا ہے. تو غالب خود کہتے ہیں جدت ترازی کے اوپر, ہاں بھائی تمہیں تو محمد شاہ روشوں کا وہ پسند ہے, وہ اسٹائل پسند ہے, میں یہاں خیریت سے تم وہاں خیر, ایک نکتہ چینی کرتے ہیں نا وہ خط میں. تو میرا طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی مکتوب علیہ کو اس کے مطابق پکارتا ہوں اور کام کی بات شروع کر دیتا ہوں. تو غبار ان خطوط میں غالب نے کیا کیا تھا, جو فرسودہ اسلوب تھا خط لکھنے کا, لمبے چوڑے القاب و آداب ہوتے تھے, لمبی چوڑی سلام و دعا ہوتی تھی, کام کی بات کو مفقہ مسجع عبارت میں لکھ دینا, طول دے دینا, وہ سب ہٹا دیا غالب نے. ٹھیک ہے, وہ سب آپ کو معلوم ہے. اور مکالمہ نویسی ڈائلاگ, تو غالب خود کہتے ہیں کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. ہاں مکالمہ بنا دیا, اسی لیے نئی روایت کا جنم ہوا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس مثالیں موجود تھی, یہ بھی کر لے سکتے ہیں. تیسرا سوال, باغ و بہار کی مقبولیت کا بہت بڑا راز اس کی فصاحت و بلاغت میں ہے. اس قول کی روشنی میں باغ و بہار کے اسلوب کا تجزیہ چند مثالوں کے ساتھ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو, فصاحت و سلاست, وائس کٹ ہو رہی ہے سر آپ کی. ہلو, جی سر سر. وائس نہیں آ رہی. ہلو, جی سر آئی آواز. جی سر. ہلو, ہلو, جی سر. جی سر اب آ رہی ہے. ہاں میں جب سے کلاس میں نہیں تھا شاید, دیکھو
अभी रिकॉर्डिंग ऑन है. दीजिए. हाँ, या नजर आ रहा है? हाँ. जी सर. हेलो. जी सर.